टैक्सेशन पर लास्ट क्लास में शायद बात कर रहे थे, आखिरी बात जो हमारी हो रही थी, तो हम क्विकली इसको खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी सारे टैक्सेस को छोड़ते हैं, टैक्सेशन हमने एक जनरल समझ की बात की। अब हमारे समय में जो सबसे बड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण टैक्सेशन में रिफॉर्म आया है वो आया था 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से भारत में एक नया टैक्स आया था जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बाकी इसकी कहानी आप उन 17, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के? इट इज एन टैक्स ऑन, कोई भी हम जो गुड खरीदेंगे या परचेज खरीदेंगे या सेल करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस टैक्स ने जो पुराने कई सारे टैक्स थे, 23 अलग अलग तरीके के टैक्स थे, वो सब्ज्यूम कर लिए। सब्ज्यूम मतलब जो इसके अंदर समाहित हो गए इस टैक्स में। ये टैक्स अकेला मतलब ना, अभी एक टैक्स है, पहले 23 अलग अलग तरीके के टैक्स थे जो इस एक टैक्स के अंदर समाहित हो गए। तो ये एक, इसीलिए इसको नाम दिया गया वन टैक्स वन नेशन। इसमें ये भी एक फर्क है कि जहां पहले एक अलग सिस्टम हुआ करता था, वैट का सिस्टम होता था, जैसे स्टेट के अंदर जहां पर जब कोई वस्तुओं की खरीद या फरोख्त होती थी, खरीद बेच होती थी, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। और हर एक स्टेट के अंदर में अपना अपना इसका अपना सिस्टम था, अपनी दर थी, अपने तरह तरह के रिटर्न थे। टैक्सेशन में एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो होती है रिटर्न्स। कि आप एक वही खाता देते हैं डिपार्टमेंट को, उसे बतलाते हैं कि साहब मैंने ये चीज इतनी इतनी बेची, इस मात्रा में बेची है, तो उसको हम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। हमें एक टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो क्योंकि बहुत सारे टैक्स थे, 23 अलग अलग तरह के टैक्स थे, तो 23 तरीके की रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। तो ये कई तरीके की इससे इश्यूज होते थे। तो अगर इसको हम इकट्ठा करें तो इट इज वन टैक्स फॉर वन नेशन। हाँ, जैसा इसके लिए नारा भी दिया गया। इट सब्ज्यूम्ड 23 टैक्सेस। इट इज द वैल्यू एडेड टैक्स। ये याद रखिएगा, उस दिन मैंने वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था। तो ये वैसा ही वैल्यू एडेड टैक्स है कि भारत भर में कहीं भी आप कभी भी इस पर कुछ खरीदेंगे, खरीद बेचेंगे, इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स। हर बार इसमें कुछ जो टैक्स, केवल वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है वी आर एडिंग ओनली किस चीज पे टैक्स लगा रहे हैं हम? केवल जो आपने वैल्यू एडिशन किया है, जितनी आपने वैल्यू ऐड की है उसी को हम टैक्स कर लेंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो जितनी भी वैल्यू ऐड की जाएगी उस वैल्यू ऐड करने को, उस वैल्यू जो एडिशनल वैल्यू है, केवल उसी को टैक्स किया जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो ओके,
तो ये है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारा 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया, जिसमें कि केवल वैल्यू एडेड जितनी भी कीमत बढ़ती है, जैसे हमने बात की थी कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें आपने कितनी कीमत, आपने खरीदा 100 का, बेचा 120 रुपए का, तो आपकी तरफ से उसमें वैल्यू, बेशक उस सामान की कीमत 120 रुपए है, परंतु आप कहते हैं कि नहीं, हम सब केवल जितनी कीमत है, यानी कि 20 रुपए पे सरकार ने कहा कि आप केवल इस 20 रुपए पे टैक्स दीजिए, बाकी ये जो 100 रुपए है इस पर टैक्स मत दीजिए। ठीक। तो ये कई लिहाज से हमारे देश में एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म है। ठीक। सुधारवादी है, इससे हमारे जो बिजनेस तबका है उसको बड़ा फायदा है। तो ये हमारा जो है टैक्सेशन का ये सिस्टम है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे अभी इस टाइम पर पूछ सकते हैं, या मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ तब आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वैल्यू एडेड जो होगी, केवल जितनी कीमत ऐड होगी उसी पर ये टैक्स लगेगा। जितनी इसमें कीमत ऐड होती है केवल उतने ही पैसे पर टैक्स लगता है। ये किसका फीचर है? जो कैस्केडिंग, इससे फायदा क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट होता है हमारे टैक्स सिस्टम में। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, वैल्यू एडेड। फिर लिखिए कि कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकता है। वो हमने पिछली दफा बात की थी कि कैसे कभी कभी ये हो सकता है कि हम जो ऑलरेडी टैक्स उसमें लगा हुआ है उस पर भी टैक्स लगाने लगते हैं, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो है ये। इसने कई सारे छोटे छोटे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया, जैसे कई सारे टैक्सेस के अंदर समाहित हो गए। पहले एक्साइज टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, ऑक्ट्राई था, लग्जरी टैक्स था, ऐसे 23 टैक्स थे जो इसके द्वारा इसके अंदर समाहित कर लिए गए। एक और चीज अगर ये फीचर के तौर पे याद करना है कि एक्सपोर्ट, जीएसटी पर जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगे, ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। एडवांटेज जो बिजनेस कॉस्ट है, इससे जो है इसकी ये लाभ ये है कि जो बिजनेस कॉस्ट है, ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट जीएसटी के कारण वो कम हो जाएगी। अब इसकी ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की अगर हम बात करें, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी अपने तरीके से एक यूनिक चीज है। यूनिक इसलिए है क्योंकि जीएसटी को लागू करने के लिए, जीएसटी को लागू करने के लिए हमें संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आवश्यक था। क्यों आवश्यक था ये संविधान में अमेंडमेंट करना इस टैक्स को लागू करने के लिए? क्योंकि ये फेडरल को प्रभावित कर रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल को। जी, वेरी करेक्ट। तो हमारा जो जीएसटी जब आया था, तो जीएसटी के एक विशेष ये था कि ये ना केवल यूनियन का, जैसे जो बजट होता है, जो हमारा केंद्रीय बजट आता है, वो केवल संबंधित होता है केंद्र के जो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत उसकी शक्तियां हैं। ठीक है, जो सेंट्रल बजट जो अभी आएगा 1 तारीख को रिलीज होगा, वो बजट यूनियन लिस्ट का के चीजों पर तब्दीली करता है। हमारा अधिकार नहीं है कि हम स्टेट लिस्ट पर जा सकें। ये स्टेट लिस्ट पर जाने के लिए स्टेट अपने अपने बजट जारी करती हैं। तो स्टेट में क्या टैक्स लागू होगा,
ये लागू करने का अधिकार केवल और केवल एक राज्य को है। केंद्र में क्या टैक्स लागू होगा, ये लागू करने का अधिकार केवल केंद्र को है, यूनियन को है। तो दोनों के अपने अपने टैक्स पहले से निर्धारित है, जो संविधान के अंतर्गत निर्धारित है, अंडर जो हमारी जो वेरियस यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इनमें ये पहले से निर्धारित था। तो यहाँ पर इसमें बदलाव करने के लिए हमें संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत थी। और अमेंडमेंट भी कौन से वाला अमेंडमेंट? अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मोटा मोटा तौर में 3 तरीके के बदलावों में बांटा जा सकता है। कुछ संवैधानिक बदलाव ऐसे हो सकते हैं, अमेंडमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल इन संवैधानिक बदलावों को करने के लिए केवल हमें किस चीज को बदलने की जरूरत है? केवल 50% मेजोरिटी से हम ये अगर हमारे पास संसद में 50% सांसद हैं, तब हम ये अमेंडमेंट ला सकते हैं। ऐसा कोई अमेंडमेंट बताइए जो हमें संविधान में बदलाव करना है। वैसे वो ट्रू सेंस में अमेंडमेंट नहीं होता है, पर ऐसा क्या हो सकता है कि हम संविधान में बदल दें केवल साधारण मेजोरिटी से? सर इसमें हो सकता है कि स्टेट का नाम चेंज करना या स्टेट के सीमाओं को बदलना, ये सारी चीजें हो सकती हैं साधारण बहुमत से। ये आसान से बदलाव है जो हम ला सकते हैं। साधारण बहुमत, हमारे पास संसद में साधारण बहुमत है, तो क्योंकि हमारे राज्यों की सीमाएं भी उसमें निर्धारित है। तो ऐसे बदलाव लाने के लिए हमें केवल संसद में 50% बहुमत की आवश्यकता होती है, जो वोटिंग लोग होते हैं। दूसरे तरीके का अमेंडमेंट होता है जिसमें हमें जो अमेंडमेंट होता है वास्तविक रूप से जो संविधान का अमेंडमेंट है, उसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। और दोनों हाउसेज में अलग अलग होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी संविधान में आप अमेंडमेंट ला सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। एक तीसरे तरीके के अमेंडमेंट है जो जिनकी प्रक्रिया इससे भी जटिल है। वो अमेंडमेंट ऐसे अमेंडमेंट हैं जो अमेंडमेंट हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र और जो राज्य की शक्तियां हैं, इनको अगर प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको इस 2/3 मेजोरिटी के साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ द एक्चुअल नंबर, जो टोटल नंबर है उसका आधे लोग उसके हों, और कम से कम 2/3 लोग उस समय जो प्रेजेंट हों और वोट कर रहे हों वो होने चाहिए। प्लस में आधे से अधिक राज्यों का 50% प्लस स्टेट्स का की सहमति, उनके लेजिस्लेचर द्वारा कम से कम 50% के द्वारा इसके लिए सहमति दी जाएगी, तभी ये लागू हो सकता है। तो ऐसे जो विषय है, जो अमेंडमेंट है, वो सबसे जटिल, सबसे कठिन अमेंडमेंट है, फेडरल अमेंडमेंट। और इन फेडरल अमेंडमेंट के को करने की प्रक्रिया लंबी जो है और काफी जटिल है। कुछ ही ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें इस तरीके के फेडरल स्ट्रक्चर को बदला गया है, जिनमें से एक ये जीएसटी अमेंडमेंट भी था। जीएसटी कानून में एक विशेष संस्थान की मतलब कि कौन निर्धारित करेगा टैक्स की दर या टैक्स के जितने नियम है, उसके लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया और इसके लिए आर्टिकल 279A की व्यवस्था रखी गई है। इस जीएसटी काउंसिल में जो हमारे केंद्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो केंद्र के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, वो इसके एक सदस्य होंगे। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, हर एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर या उनके द्वारा जो भी नॉमिनेटेड व्यक्ति होंगे, जो नामित व्यक्ति होंगे, वो सभी इस जीएसटी काउंसिल के
सदस्य होंगे। और ये जीएसटी काउंसिल को अधिकार होगा, यदि जीएसटी काउंसिल में कोई भी बदलाव करने हैं, जीएसटी में कोई भी बदलाव लाए जाने हैं, तो उसको बदलाव लाने की जिम्मेदारी इस जीएसटी काउंसिल को होगी। जैसे कि यदि कोई नया टैक्स लगाना है, सरचार्ज लगाना है, कोई भी बदलाव करना है, कोई एग्जेम्पशन, किसी को टैक्स से छूट देनी है, टर्नओवर लिमिट में कोई बदलाव लाना है, जीएसटी रेट में कोई बदलाव लाना है, या किसी भी प्रकार का अन्य कोई जीएसटी संबंधित फैसला लेना है, तो जीएसटी काउंसिल का जीएसटी काउंसिल को उसमें फैसला लेना पड़ेगा, तभी वो लागू हो पाएगा, जिसमें कि सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर उसके सदस्य होते हैं। इसके बाद है जीएसटी डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, आर्टिकल 279B। डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी की जब भी कोई किसी प्रकार का टैक्स में डिस्प्यूट होगा, तो एक विशेष जो है बॉडी बनाई जाएगी, ताकि इस तरीके के किसी भी विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये इस तरीके के सदस्य लोग सदस्य होंगे। ये हमारे बदलाव आए। ये सब और चीजें हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल स्टेट टैक्सेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। भारत में बड़े सारे तरीके के टैक्सेस थे। जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मैंने बात की, वो इसके लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, जो थ्रेशोल्ड्स और एग्जेम्पशन लिमिट है उनको बदलना, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाना, किस प्रकार से इस टैक्स को एडमिनिस्टर किया जाएगा, अल्कोहल, टोबैको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको कैसे हम फैसला करना है, जिसमें अल्टीमेटली ये तय किया गया कि इनको जीएसटी के सिस्टम से बाहर रखा जाएगा। ये इसकी पुरानी हिस्ट्री है। तो और ये जो टैक्स रिफॉर्म है, ये जो टैक्स में बदलाव लाए जा रहे हैं, इनका लाभ क्या है? नंबर एक कि जो हमारा टैक्स रिसोर्स है, जो टैक्स मिलता है हमें, इसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा हमें टैक्स मिल सके। हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बढ़ सके। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, जो हमारे खरीद फरोख्त करने की जो क्षमता है, वो बढ़ सके। हाई कॉस्ट नेचर है, उसमें हम बदलाव ला सके। कंप्लायंस को बेहतर कर सके। कंप्लायंस का मतलब होता है कि ज्यादा से सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स में शामिल हों, टैक्स दें। नहीं तो जैसे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग टैक्स नहीं देते, या हमारे जो जैसे हमने ये जिम्मेदारी हमारे दुकानदारों को या जो फाइनल रिटेल कर रहे हैं उस पर डाली है, परंतु वो बहुत बार इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता कि टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो जिसको हम बोलते हैं कि बिना टैक्स के सेल करना, तो वो उसको कम किया जाए। तो ये सभी सुधार भारत में किए जाने की आवश्यकता थी, और ये जीएसटी ने वो सुधार काफी बड़े स्तर पर लेकर भी आए हैं। ये पुरानी हिस्ट्री है हमारे देश में, जो टैक्सेशन में, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में किस किस प्रकार के बदलाव लाए गए, कैसे हमारे देश में जो पीक कस्टम ड्यूटी थी उसको ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके कम किया गया, वैट को इंट्रोड्यूस किया गया, एड वलोरम टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जीएसटी को 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो रोल आउट है, ये ग्रेजुअली हमारे देश में ये हुआ। अभी तक यहाँ तक कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? चलिए, वेरी गुड। किसी का कोई सवाल नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा तेज चल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? नो सर, ये सब तो फैक्चुअल है। नो सर। ठीक, ठीक, डन, ओके। अच्छा, अब हम
टैक्स के कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो जिनकी हम बात सुनते रहते हैं। एक हमारा शब्द आपने सुना होगा, टैक्स हेवन। तो आप में से ज्यादातर लोग इससे परिचित होंगे। तो क्या होता है टैक्स हेवन? सर जब बहुत टैक्स देना पड़े सर। टैक्स सर देना नहीं सर लो रेट पे टैक्स देना पड़े। ऐसा देश जो जहाँ पे मतलब टैक्स कम हो या मिनिमम टैक्स देना पड़े, वो देश के मतलब ऐसा कुछ देश है जो अभी मैं एलोबरेट नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या मतलब ज्यादातर देश हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। टैक्स हेवन होता क्या है? आपकी आवाज जिसको जो भी बोल रहा है बहुत कम आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ये ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र होता है टैक्स हेवन कि जहां पर सामान्यतः हम देखते हैं कि हर एक देश अपनी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, बारे में बताइएगा फिर से। हाँ मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, तो टैक्स हेवन जो जहाँ टैक्स हर देश अपने सिस्टम को चालू रखने के लिए एक टैक्स लगाता है जिससे कि वो वहाँ की व्यवस्था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। जैसे कोई भी देश होगा, उसको अगर सोशल वेलफेयर मेजर्स लेने हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालनी है, पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हेल्थ देखना है, तो इस सब पर पैसा खर्चा होगा। सड़क बनानी है, पैसा खर्चा होगा। तो ये पैसा सरकार कहाँ से लाती है? ये सरकार लाती है, कोई भी देश की सरकार, टैक्स के जरिए से। तो ठीक है, टैक्स निश्चित रूप से किसी को भी पसंद नहीं, कोई भी देना नहीं चाहता, परंतु ये एक ऐसी आवश्यक चीज है, एक ऐसा आवश्यक तत्व है किसी भी देश की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में जो देय होता है। तो हमें पसंद आए या ना आए, हमें ये देय होता है। और इसी टैक्स के आधार पर जो भी तमाम गतिविधियां होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी गतिविधियां होती हैं, वो हो पाती हैं। अब कुछ देश या कुछ टेरिटरी ऐसे हो सकते हैं क्योंकि इनमें टैक्स रेट में आपस में कंपटीशन है। लेट्स से हम पहले अपने देश के भीतर ही एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, तब हम जो है इसको आगे हम बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिल्ली के आसपास की चीजें बताता हूँ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जो लोग दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच में रहते होंगे उनको कुछ जानकारी होगी कि यहाँ पर जो दिल्ली राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य है, उस राज्यों में दोनों में टैक्स रेट अलग होने के कारण पेट्रोल की कीमतें अलग अलग हैं। पेट्रोल डीजल जो हमारा फ्यूल है, उसकी कीमतें अलग अलग हैं। दिल्ली में उसकी कीमत रिलेटिवली थोड़ी सी सस्ती है। लेट्स से यहाँ पर अब मतलब जैसे यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 95 रुपये है, तो उत्तर प्रदेश में ये 100 रुपये है, या यहाँ पे ये 92 रुपये है, यहाँ ये 100 रुपये है। तो ऐसा जो है दोनों राज्यों की अपनी अपनी टैक्स व्यवस्था के कारण होता है। अब इस फर्क के कारण आपको भी करना है इस पर। तो ये व्यवस्था के कारण लोग पसंद करते हैं कि हम जाकर, क्योंकि हमें गाड़ी चलानी, गाड़ी एक मोबाइल चीज है, तो हम जाकर दिल्ली में अपना पेट्रोल भरा लें। उन्हें प्रति लीटर पेट्रोल 5 से 7 रुपए 8 रुपए तक बचत होती है। तो मान लीजिए आपने 40 पेट्रोल भरवाया, 200-250 रुपए की बचत हो गई। टैंक फुल करा के ले आए, दिल्ली गए, जब भी आ रहे हैं वहां से जा रहे हैं, जो लोग बॉर्डरिंग क्षेत्रों में रहते हैं, दिल्ली आना जाना नियमित रूप से रहता है, तो यहाँ गए, यहाँ से पेट्रोल भरवा के ले आए। और यहाँ तो ऐसे में
जो सेल है, पेट्रोल की सेल है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली में ज्यादा रहेगा, कम टैक्स लगेगा। दिल्ली में पेट्रोल ज्यादा बिकेगा, सेल ऑफ पेट्रोल कहीं ज्यादा होगी रिलेटिवली उत्तर प्रदेश में। हो सकता है कि ज्यादातर, क्योंकि अधिकांश लोग ये पसंद करेंगे कि भाई 90% लोग जो खासकर में दिल्ली रेगुलरली आ रहे हैं, जा रहे हैं, या जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो वो लोग पसंद करेंगे कि हम वहां जाकर अपना पेट्रोल भरवा लें। ये उनके लिए एक इकोनॉमिक डिसीजन है। जिसके पास भी ये सूचना होगी, जो भी ये जानकारी रखता होगा, इवन अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कई पेट्रोल पंप ये अपने वहाँ बैनर भी लगा के रखते हैं कि यहाँ वहां से ज्यादा सस्ता तेल मिलता है, डीजल पेट्रोल। अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो देखते हैं कई जगह पर। तो इससे इसका नेट रिजल्ट ये टैक्सेशन सिस्टम है, इसका सेल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जितना कंजम्पशन हो रहा है उसी के अनुरूप जो है वो बिकना चाहिए तेल। तो नोएडा में क्योंकि जैसा क्षेत्र है तो उसके अनुरूप वहां पर तेल की बिक्री होनी चाहिए, पर वो नहीं हो रही है। दिल्ली में ज्यादा बिक्री हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? टैक्स स्ट्रक्चर के डिफरेंस के कारण। अगर सोचिए कि यही चीज, ये तो एक कमोडिटी की बात है, अगर यही चीज मान लीजिए हर कमोडिटी के साथ कर दिया जाए, इन जनरल टैक्स स्ट्रक्चर में एक राज्य है जहां 15% टैक्स है, दूसरा राज्य है जहां 10% टैक्स है, तो क्या होगा? लोग पसंद करेंगे कि हम अपनी आवश्यकता का सामान उस राज्य से खरीद ले, उस देश से खरीद ले जहां रेट कम है। तो इससे इस देश को यहाँ पर लाभ ये होता है कि जैसे दिल्ली को लाभ ये होगा कि बेशक यहाँ पर रेट कम है, परंतु इस रेट कम होने के कारण 90% व्यापार इसके पास है। यहाँ पर रेट ज्यादा है तो रेट ज्यादा होने से टैक्स भी ज्यादा आना चाहिए, पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। मान लीजिए 10% टैक्स है, 90 आइटम इसने यहाँ पर बिकी, तो इसको 9 रुपए टैक्स मिलेगा। यहाँ टैक्स रेट ज्यादा है, 15% है, परंतु यहाँ पर केवल 10 चीजें ही बिक पा रही हैं। तो रेट होने के ज्यादा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में केवल हमें 1.5 रुपए का बिक्री हो रहा है। तो ये डिस्टॉर्शन है, ठीक है। और ये डिस्टॉर्शन हमारे सेल में है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में अब एक प्रकार की विसंगति आ गई। क्यों आ गई है? इस टैक्स स्ट्रक्चर के कारण। अब बहुत से देश भी ये काम करते हैं, बहुत से देश ये काम करते हैं कि वो क्योंकि हर एक देश को अपने यहाँ टैक्स लगना चाहिए, तो हर कोई तो ये देश जानकर टैक्स रेट बहुत कम रखते हैं ताकि ये जो 90% वाला एडवांटेज है, जब टैक्स का रेट कम होगा, ज्यादातर जो इनके यहाँ व्यापार होगा यहाँ पहुंच जाएगा। तो जिस देश का व्यापार है वहां ना होकर इनके यहाँ वो व्यापार हो जाएगा, और इनको बेशक इनके टैक्स रेट बहुत कम है, उसके बावजूद भी टैक्स से आमदनी हो जाएगी। कई देशों ने केवल 0%, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये हमें लाभ इससे हो जाता है। ऐसे कौन कौन से देश हो सकते हैं? खासतौर में जैसे ऐसे देश क्या करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है। आपको माइक्रोफोन बंद करिए, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। सागर में आपका माइक ऑफ कर रहा हूं मैं। ध्यान रखिए आप लोग भी, ठीक है। ये चीज इस तरह से किया जाना बंद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो हमारा जो टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन ऐसा एक स्थान हो जाता है जहां एक्सट्रीमली लो टैक्स होने के कारण ज्यादातर व्यापार वहां पहुंच जाता है। इसका वो कोशिश करते ये है, कई जगह पर 0% टैक्स भी है। अब कोई ये सवाल पूछ सकता है कि सर 0% टैक्स से क्या फायदा होगा? जब चाहे कितनी भी बिक्री हो, टैक्स तो 0 ही मिल रहा है, तो क्या मिलेगा? वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा।
व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा। तो बेशक टैक्स से कोई आमदनी नहीं होगी, पर व्यापार ज्यादा होने से, रोजगार बढ़ने से वहां के लोगों को फायदा होगा। यही टैक्स हेवन्स की जो है पॉलिसी है। पर ये टैक्स हेवन क्या करते हैं, पूरे सिस्टम में डिस्टॉर्शंस ले आते हैं पूरे सिस्टम में, क्योंकि इनमें कुछ जगह पर तो फायदा होगा एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स। वो व्यापार किसी दूसरे देश का है, वहां से ना होकर वहां होगा, और उससे अल्टीमेटली सबको नुकसान होगा। तो यही टैक्स हेवन्स हैं कि जो बहुत कम टैक्स रेट रख कर अपने यहाँ बिजनेस को, व्यापार को अट्रैक्ट करते हैं। सर तो यहाँ उस पे कंट्री को क्या टैक्स घाटा होगा जो टैक्स हेवन कम कर हेलो देती सर। है, या फिर तो अच्छा, एक्सटर्नल है, उस कंट्री को क्या घाटा होगा? किस कंट्री, जिस कंट्री को क्या घाटा होगा उसको तो बहुत घाटा होगा भाई। अगर मान लीजिए, ये समझिए कि कुल व्यापार 100 रुपए का होना है, ये तो आप बढ़ा घटा नहीं सकते। मान लीजिए हमने पेट्रोल की बात की, हमने दिल्ली यूपी का उदाहरण लेके समझने की कोशिश की थी कि लेट से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में केवल 100 रुपए का तेल बिक सकता है ना। भाई 100 रुपए की 100 लीटर तेल की आवश्यकता, उससे ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है लोगों को। यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली में 50 लोग रहते हैं, यूपी में 50 लोग रहते हैं, और इनको 1-1 लीटर तेल की आवश्यकता है, तो कुल 100 लीटर तेल बिक सकता है। अब दिल्ली ने टैक्स रेट अपना 10% किया है, उत्तर प्रदेश ने 15 रुपए किया हुआ है, 15% टैक्स है, जिसके कारण दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कम होती है, यूपी में पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है। अब इसका असर क्या होगा कि ज्यादातर लोग सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं। तो बेशक यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, परंतु 90 लोग दिल्ली में जाकर तेल खरीद रहे हैं। तो दिल्ली में तेल 90 लीटर बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 लीटर बिक रहा है। यूपी ने कैलकुलेट किया था कि हम 15% के रेट रखेंगे, 50 लोग हैं, 50 लीटर तेल हमारे यहाँ बिकता है, तो हमें 15% की दर से 7.5 रुपए जो है टैक्स मिल जाएंगे। परंतु रिजल्ट में क्या हुआ, यहाँ केवल 10 ही लीटर तेल बिक रहा है 15% की दर से, तो केवल इनको टैक्स मिल रहा है 1.5 रुपया। अब जो इनका टैक्स कलेक्शन है वो जब इतना ड्रास्टिकली 5 गुना कम हो जाएगा, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो 5 गुना कम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो क्षमता है, जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जो कि भी सरकारी काम है, पब्लिक यूटिलिटीज के काम है, जो पब्लिक सर्विस के काम है, वो सरकार कर नहीं पाएगी, और अल्टीमेटली वो सरकार फेल हो जाएगी। तो इससे इसको तो लाभ हो रहा है, दिल्ली को तो लाभ हो रहा है, ठीक है, दिल्ली को तो आमदनी बढ़िया हो रही है कि ठीक है मेरे तो मजे आ गए, परंतु यहाँ पर दूसरे राज्य को भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ रही है। सर दिल्ली की मार्केट वैल्यू तो हेलो ज्यादा होगी, पर क्या सर इकोनॉमी में इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? इकोनॉमी में सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा भाई। हम ये सोचिए, दिल्ली और यूपी एक अलग अलग राज्य देश हैं, दिल्ली और यूपी। भाई यूपी के पास अब पैसा कहाँ है 1.5 रुपया। अगर यूपी में वो सरकार सोचेगी कि नया अस्पताल खोलना है, पैसा कैसा कहाँ है, नए स्कूल खोलने हैं, इन 50 लोगों के लिए वो स्कूल खोलना चाहती है, पुलिस रखना चाहती है, लोगों को तनख्वाहें देनी है, कहाँ से देगी? और जब ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी तो अव्यवस्था फैलेगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने कहा मतलब जो टैक्स हेवन्स मतलब तो मतलब अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कर कम लगता है या बिल्कुल लगता भी नहीं, लेकिन इसके अलावा और कई गतिविधियां भी तो चलानी पड़ेगी ना सर। जैसे जैसे सर कोई वहाँ पे स्कीम चलाए जो वहाँ पे एक रोजगार का सृजन हो और जिससे जो समाज में दबे लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। इसका मतलब यहाँ पे इतना लंबा इसका कनेक्शन नहीं है, इसका बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। ये देश, ये क्षेत्र ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग आए और व्यापार करें। जैसे स्विट्जरलैंड का उदाहरण लेते हैं, स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, स्विस बैंक में बहुत से नेताओं के खाते हैं। यहाँ एथिक्स का भी एक सवाल है, कि एथिक्स का सवाल है, परंतु बहुत बार ये हर कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, स्विट्जरलैंड, दुबई, ये कुछ ऐसे उदाहरण है। अब स्विस बैंक क्या है,
स्विस बैंकिंग सिस्टम में काफी इवॉल्व सिस्टम है उनका बैंकिंग का। वो ये कहते हैं कि हमारे देश में अगर आपको खाता खुलवाना है, आप हमारे यहाँ खाता खुलवा सकते हो। हम आपके पैसे को सहेज के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, किसी को किसी के बारे में कोई सूचना नहीं देंगे। अब मान लीजिए कोई नेता है, कोई ब्लैक मनी है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, किडनैपिंग का धंधा करता है, किडनैपिंग से उसको पैसा मिलता है। किडनैपिंग का आपके बिहार में एक पूरा सिस्टम है, लेट्स से एक रैकेट है, एक कुछ लोग हैं जो यही काम करते हैं, ठीक है। अब उनके पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, पर इस करोड़ रुपए का वो क्या करे? सर वो स्विस बैंक में जमा करवा देते हैं। भारत में तो जमा करा नहीं पाएंगे भाई। भारत में जहां भी ये जमा कराएंगे इस पैसे को, तो वो इनकम टैक्स के पास सूचना पहुंचेगी। इनकम टैक्स का भाई कहाँ से आमदनी आई 10 करोड़ रुपए का हिसाब बताओ कैश में। अब भाई किडनैपिंग चेक से तो पेमेंट मिलेगी नहीं कि चेक से पेमेंट आ रही है, आरटीजीएस हो के आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। ये तो कैश में लेना होगा। अब ये जब कैश लेंगे और कैश को, अब कैश कागज का क्या करेंगे भाई, कितना खर्चा करेंगे? जब बैंक में जमा करने चाहेंगे, आज के समय में ज्यादातर खर्चा बैंक से होगा। जब बैंक में जमा करने जाएंगे तो बैंक पूछेगा, इनकम टैक्स पूछेगा भाई कहाँ से ये पैसा आया। तो क्या बताएंगे कि हम किडनैपिंग का धंधा चलाते हैं। कोई करप्ट नेता है, उसने 50-100 करोड़ रुपया रिश्वत ले लिया, अब क्या करेगा 100 करोड़ रुपए का? बैंक में ले नहीं सकता, क्या कैसे ले? 100 करोड़ रुपए के तो नोट भी बहुत हो जाते होंगे, मैंने देखे नहीं है। 100 करोड़ रुपया तो नोट भी बहुत हो जाएगा ना, कैसे लेगा? सर लग्जरी आइटम खरीद ले। लग्जरी नहीं, लग्जरी आइटम कितनी खरीदो? 100 करोड़ की, मान लो जो 100 करोड़ की कोई एक नेता है, 100 करोड़ की गाड़ियां ही खरीदता रहेगा क्या? और क्या करेगा इतनी गाड़ियों को खरीद के? लग्जरी आइटम सर वो हवाला के थ्रू होता है ऐसा? वैसे भी उसकी कोई यूटिलिटी नहीं भी। इनकम टैक्स वाला सर, और इनकम टैक्स तभी पीछे आ जाएगा आपकी। और कुछ भी आप अपने पैसे को चाहेंगे ना कि इसे सहेज के रखा जाए। भाई अभी आपने नेता को भी तो पता है ना कि ये पद मुझे आज मिला हुआ है, मिनिस्टरशिप अभी मिली हुई है, हमेशा थोड़ा मिनिस्टर रहेगा। तो वो भी तो अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहता है कि भाई मेरा जो है हिसाब किताब बढ़िया बना रहे, जब मैं नहीं रहूंगा तो सब मेरा बढ़िया ठाट बाट बना रहे। तो उसके लिए इंतजाम करना चाहेगा, कैसे करे? तो यहाँ उसके पास ये एक ऑप्शन है। स्विस बैंक आपको ये ऑप्शन देती है अनोनिमिटी की। आपकी जो भी डिटेल है वो आपसे कभी नहीं मांगी जाएगी, आपको केवल एक नंबर दे दिया जाएगा। आप उस अकाउंट नंबर में जाके जैसा भी, सर वो हवाला भी तो ये सब करवाती है ना? कुछ भी कराओ, उन्हें उससे मतलब नहीं, हवाला नहीं कराती। खैर वो ऐसे ये भी नहीं है कि वो ऑफिशियली, हवाला दूसरा है। हवाला तो हमारे लोग करते हैं, परंतु उसके बैंक में आप पैसा ले जाएंगे, चाहे 1 करोड़ ले जाइए, चाहे 100 करोड़ ले जाइए, वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया, ठीक है। और ना किसी को बताएगा। जैसे यहाँ पे इंडिया में बैंक में जाओगे, बैंक के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी एक लिमिट से ज्यादा है, शायद 10 लाख रुपए से ज्यादा या 2 लाख रुपए से ज्यादा, हाँ अब कम हो गई, पहले 10 लाख थी, तो 2 लाख रुपए से अगर आप जमा करोगे तो इस बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत सूचित करना पड़ेगा कि साहब ये 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपया कैश जमा हुआ है। जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है वो रिपोर्ट करनी होती है बैंक को, किसने की, कौन आदमी था, क्या उसका पैन नंबर है, क्या सारी डिटेल है वो देनी पड़ती है बैंक को इनका। पर स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप 2 लाख क्या 10-20 लाख भी करिए, 200 करोड़ भी करिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। क्या इससे हमारी प्राइवेसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता सर? उनका कहना यही है कि ये आपकी प्राइवेसी है। उनका कहना ये है कि भाई ये हमारे जो डिपॉजिटर है उसकी प्राइवेसी है, परंतु हमारा कहना ये है कि भाई कंट्री की से ऊपर थोड़ी आपकी प्राइवेसी है। आप ये प्राइवेसी के नाम पे ये भी नहीं कह सकते ना कि हम चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, हम प्राइवेसी जैसे ही कोई हमसे पूछेगा, ऐसे तो हम किसी चीज को जान ही नहीं पाएंगे। सब कुछ प्राइवेट है। मान लीजिए आपके घर में कोई मर्डर हो गया और पुलिस आपके घर जांच करना चाहती है, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरा घर है, मेरी प्राइवेसी में दखल है, आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। तो ऐसा नहीं है, कानून उनको अधिकार देता है, इसलिए वो एक वारंट लेके आते हैं। जो वारंट का सिस्टम है, क्योंकि घर के अंदर घुस रहे हैं
तो एक वारंट लेके आते हैं कि हाँ जी हम जो है यहाँ आपकी चेकिंग करने के लिए आए हैं, तो घर की फिर जांच करते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए आपको प्राइवेसी को तो एनक्रोच करना पड़ता है। तो ऐसे में स्विस बैंक एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब सारा जितना पैसा होगा काला सफेद वो यहाँ जमा होता रहेगा, तो इसीलिए स्विस बैंक सबसे अमीर बैंक है, सबसे ज्यादा पैसा है। अब जितना ज्यादा इनके पास पैसा होगा उतना रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा। भाई जिस बैंक के पास पैसा ज्यादा है उस बैंक के पास रेवेन्यू भी ज्यादा आने वाला है, क्योंकि वो लोन ज्यादा देगा। तो उसके मजे हैं स्विस बैंक के। तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं। इसी प्रकार टैक्सेशन की गतिविधि है कि टैक्सेशन दुबई, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ये काम करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर में बहुत कम टैक्स रेट है। कंपनियां लोग जा जाके सिंगापुर में खोलते हैं। केमन आइलैंड, अभी जो कुछ समय पहले एक पेपर निकले थे, क्या नाम था उनका, एक वो था पनामा पेपर, पनामा पेपर्स। अभी एक रिसेंटली भी निकला, पेंडोरा कौन सी वाला, पेंडोरा पेंडोरा। एक और अभी कुछ दिन पहले भी तो आया था ना, ये दोनों तो थोड़े पुराने हो गए, पनामा और वो एक अभी रिसेंटली आया था कुछ, जिसमें हमारे किस किस का नाम है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ। पेंडोरा पेपर, वो पेंडोरा पे ठीक है, अच्छा उसी का नाम था पेंडोरा पेपर, फिर शायद मैं वो कर रहा हूँ। तो सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ और हम हरीश साल्वे, जो हमारे देश की महत्वपूर्ण हस्ती हैं। अमिताभ बच्चन इतने रिस्पेक्टेड हमारे फिल्म स्टार हैं, वो अपने पैसे को यहाँ से ले जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर सब तो भारत रत्न है ना, वो भी ले जा रहे हैं। हरीश साल्वे हमारे देश के एएसजी हैं, मतलब एज एएसजी काम किया, बहुत महत्वपूर्ण वकील समझे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये अपने पैसे को दूसरी जगह पर जाकर लगा रहे हैं, जिससे कि इन्हें अपने देश में टैक्स ना देना पड़े। अभी सोचिए कि भारत के लिए क्या, ये पैसा अगर भारत के इकोनॉमी में होता तो ऐसे मान लीजिए 20,000 लोग हैं और इन्होंने अपना 200 करोड़ रुपया तो विदेशों में ले जाके लगा रखा, तो सोचो कितने लाख, 40 लाख करोड़ रुपया है जो हमारा दूसरे देश के उसमें पड़ा हुआ है। अगर भारत में होता तो हमें इस 40 लाख करोड़ पर, नंबर एक तो ये हमारी जीडीपी में कोई भूमिका निभा रहा होता, ठीक है। दूसरा हमारे टैक्स में कुछ नंबर हमारा बढ़ा हुआ रहता, परंतु नहीं, हमारे को नुकसान है। जब हमें टैक्स ज्यादा मिलता, जब हमारे यहाँ पर ये पैसा होता तो एम्प्लॉयमेंट आता, बहुत कुछ हो सकता था जो इस पैसे से। और ये तो बहुत छोटा नंबर है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकता नहीं कि जो एक्चुअली है, हम कुछ के बारे में जानते हैं, बाकियों के बारे में जानते ही नहीं है। सर ये जो तो भारत कैश टैक्स हेवन क्यों नहीं करता? क्या है, दोबारा बोलिए। तो भारत टैक्स सर हेवन क्यों नहीं करता? भारत क्या, दोबारा बोलिए, मेरे को आगे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भारत कि तो भारत टैक्स हेवन क्यों नहीं है। अच्छा, भारत खुद क्यों नहीं टैक्स हेवन बन जाता। एक्चुअली ये जो टैक्स हेवन के लिए भी ना कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है। हर कोई टैक्स हेवन नहीं बन सकता, भारत बन भी नहीं सकता। भाई भारत क्या है, एक बड़ा देश है, ये चीज छोटे देश कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर एक छोटा आइलैंड कंट्री है, केमन आइलैंड तो खुद ही आइलैंड है, मोनाको, लग्जमबर्ग, हांगकांग, ये सब छोटी छोटी टेरिटरीज है। भारत एक बहुत विशाल देश है जिसके अंदर 1 मिलियन 1.35, अगर हम जो है टैक्स हेवन बनने की कोशिश करेंगे, एक तो हमें लाभ नहीं होगा इससे कि हमारे देश में कितना बिजनेस आ जाएगा। अगर मान लो हम भी अपने देश में 0% टैक्स कर देते हैं तो पूरी दुनिया का कितना व्यापार हमारे में, हम दुनिया के 1/6 या 5वां हिस्सा तो हम खुद है। तो हमारे पास मान लीजिए कितना आ जाएगा, 10-20% व्यापार आ भी गया, बाकी 4/5 व्यापार 80% का मान लीजिए 10% आ भी गया, तो हमारे लिए 0.8% है जो हमारे टोटल सिस्टम में, हम 20% ऑलरेडी उसका हिस्सा है। अगर उसमें हमें 1-2% का लाभ मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जो ये आइलैंड कंट्रीज होते हैं इनकी इकोनॉमी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, मतलब जैसे अब हमारी इकोनॉमी है कितनी 1.5 ट्रिलियन या जितने भी है 2 ट्रिलियन के आसपास मान लीजिए। अब हमारे को पूरी दुनिया की इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे का सारा 30 ट्रिलियन हमने टैक्स किया और यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, बहुत छोटा हिस्सा आएगा। इस 30 ट्रिलियन में से हर कोई नहीं आपके देश में तब भी खुलवा लेगा, आप 0% भी कर देंगे, हर कोई वो चीज नहीं अफोर्ड कर सकता। इस 30 ट्रिलियन में से लेट्स से 0.5 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी में आ भी गया तो हमें कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसके नुकसान जो होगा वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 2 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मान लीजिए आपने 10% की दर से टैक्स किया तो आपको 20 लाख करोड़ रुपया मिलता है। और अगर आपने ये टैक्स हटा दिया, इससे जो लाभ आपको मिलने वाला है केवल 0.5 ट्रिलियन से, वो लाभ उससे कहीं ज्यादा कम होगा जो 20 लाख करोड़ की आपकी टैक्स की आमदनी है। तो दैट इज नॉट, परंतु अगर ये 0.5 ट्रिलियन डॉलर किसी एक ऐसे देश में जाते हैं जिसकी इकोनॉमी लेट से 0.01% 0.01 ट्रिलियन है, अब मान लीजिए इस 0.01 ट्रिलियन वाले को 0.5 ट्रिलियन मिल जाते हैं तो उसे तो 50 गुना पैसा यहाँ से आ रहा है। अब ये जो 50 गुना पैसा है ये इसके लिए व्यापार करेगा। अब सिंगापुर क्या है, सिंगापुर एक छोटा सा शहर है, दिल्ली जितनी बड़ा शहर है, वो देश है, कोई ज्यादा आबादी नहीं है पर बहुत ज्यादा नहीं है। केमन आइलैंड है, कोई बड़ा देश नहीं, स्विट्जरलैंड भी फॉर दैट मैटर कौन सा इतना बड़ा आबादी वाला देश है। तो ये सब देश, लग्जमबर्ग, मोनाको, ये तो ऐसे देश हैं आपको नक्शे में ढूंढने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब बहुत छोटे छोटे हमारे शहर, इवन शायद नोएडा भी इनमें से, हमारा जो नोएडा है वो भी कईयों से बड़ा हो जाएगा, हमारे कुछ जिले इन देशों से बड़े होंगे। तो इसलिए हमारे को टैक्स हेवन बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो लॉस है वो कहीं ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू गेन। तो ऐसे कई सारे क्षेत्रों को ओईसीडी इस पर खास तौर पर काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। आज के समय में ग्रेजुअली इस बात को समझा गया है एक्सक्यूज मी कि हमें ये जो टैक्स, मतलब ये जो टैक्स हेवन का सिस्टम है ये बिल्कुल अनहेल्दी सिस्टम है, ये ग्लोबल इकोनॉमी को, वैश्विक को प्रभावित कर रहा है, तो इसे चेक किए जाने की जरूरत है। तो ओईसीडी इसके लिए काम करता है। हम इसके और भी इफेक्ट हो सकते हैं। एक हिस्सा इसका टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकता है जो अनोनिमिटी से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है। ये इसके कुछ और पक्ष भी है जहां पर अनोनिमिटी होती है, जो लोग ये नहीं बताते कि उनके यहाँ किस किस के खाते हैं। आप में से कोई कुछ सवाल पूछ रहा था, पूछिएगा। हेलो सर। हेलो सर। मुझे ये हाँ, सर जैसे सर स्विस बैंक है सर, उसमें कोरोना का जो टाइम चल रहा था सर, उसमें जितने भी भारतीय उनका पैसा जमा था वो सर 3 गुना बढ़ गया था, एक न्यूज़पेपर में आया था सर। मतलब ऐसा ऐसा कैसे हुआ? जनरल सूचना क्या है, ठीक है। हाँ, सूचना नहीं, मुझे सवाल चाहिए, सवाल आपको हेलो कोई सवाल हुआ पूछना चाहते? क्वेश्चन ये है, हेलो हेलो, हाँ हाँ पूछिए। ये जो कैश जो लोगों के पास होता है वो स्विस बैंक में कैश ही ले जाके जमा करते होंगे ना, तो वो कैश ले कैसे जाते हैं यहाँ से, इंडिया से बाहर कैसे ले जाते हैं? या किसी ने नाम दिया था ना हवाला का, कई साधन हो सकते हैं, आप हैंड कैरी कर सकते हो। हवाला एक सिस्टम होता है, हवाला हमारे देश का एक इनफॉर्मल। सर कुछ लोग वहाँ डायरेक्ट जाते भी है सर। आप जा भी सकते हो, उसके अलावा हवाला एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है कि आप, हवाला होता है कि आप मेरा हवाला दे देना है, बोलते हैं ना हम, हवाला दे देना। हवाला दे देना मतलब मेरा रेफरेंस दे देना। तो आपको वहां पर हवाला सिस्टम में ये होता है कि आप यहाँ पर पैसा देते हैं, लेट से आपने यहाँ 100 रुपया दिया और आप ये चाहते हैं ये पैसा मेरा दुबई में मेरे किसी साथी को मेरे बैंक में जमा कर दिया जाए, तो कहेगा ठीक है हम जमा कर देंगे, आप हमें 100 रुपये दे दो 1% का, या कई जगह इससे भी कहीं कम जो है आपको, जैसे हम मनी ऑर्डर नहीं करते तो मनी ऑर्डर इधर से पैसा भेजते हैं वहां पैसा मिल जाता है, ऐसे ही हवाला होता है। मनी ऑर्डर सरकारी सिस्टम है, हवाला प्राइवेट सिस्टम है।
तो यहाँ पर जाइए, इन लोगों से संपर्क करिए, वो आपसे पैसा ले लेंगे, उस पर अपनी जो भी फीस है वो चार्ज कर लेंगे, वहां जहां भी कहेंगे वहां पैसा पहुंचा देंगे। ये प्राइवेट लोग होते हैं पूरी कि तरीके से प्राइवेट होता है ये। अच्छा, ये हवाला इसीलिए इसका नाम है, ये प्राइवेट है, पूरे तरह से प्राइवेट है। ये हमारी गवर्नमेंट के नजर में नहीं आता? ये हाँ जी? ट्रांजेक्शन जो होता है, गवर्नमेंट के नजर में नहीं आता कि ये ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ से? कैसे होगा? आप गए, आपने 100 रुपए का नोट दिया, हाँ, उसको पता है कि अगर मैं 100 रुपए कहीं डिस्क्लोज करूंगा तो वो भी प्रॉब्लम में पड़ेगा, उसका धंधा भी, उसका तो बिजनेस है ये काम करना, तो वो क्यों लेकिन सर एक वैध है ना सर, ये दूसरी जगह पर जाके वहां जमा कर दिया, और वहां जाकर स्विस बैंक में जमा कर दिया, जो कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, दुबई में जाके जमा कर दिया, तो दुबई की बैंक स्विस बैंक को कोई मतलब नहीं है, वो कहती है ठीक है जी हमारे यहाँ पैसा जमा हो रहा है, हमें ये बस पता है कि किसके खाते में जमा हो रहा है, इससे ज्यादा हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से आया, कैसे उसने 100 रुपया कमाया, तो उसने चोरी किया, डकैती डाला, प्रॉफिट किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को पैसे से मतलब है। मेरे लिए 100 रुपये मतलब 100 रुपये होने चाहिए, $100 होने चाहिए, मतलब काफी है। वो तो बैंक है ना, बैंक का काम पुलिस करना नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये आपका काम है, आप पुलिसिंग करो, आपको कौन, हम तो मना नहीं कर रहे, आप अपना जो चाहे पकड़ो, कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये टैक्स हेवन है, ऐसे बहुत सारे टैक्स हेवन है जो हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान सर इसमें दलालों को बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, बहुत सारा नेटवर्क है, आप में से काफी लोग परिचित होंगे उसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस ये हमने पहले बात की थी, टैक्स इंसिडेंस की, भाई किसके ऊपर टैक्स लागू होता है वो कहलाता है टैक्स इंसिडेंस। हम हो सकता है टैक्स जमा कोई और करा रहा हो, पर टैक्स का भार कौन ले रहा है, फिर यहीं से टैक्स किस पर इम्पोज किया गया है, यहाँ इंसिडेंट मतलब किस पर लागू किया गया है, और टैक्स बर्डन कौन एक्चुअली में टैक्स पे कर रहा है। टैक्स बेस कि हमारा जितना टोटल जो टैक्स पेयर है वो कितना ज्यादा है, उनको कहते हैं हम टैक्स पे बेस, कि कितने लोग, मान लीजिए हमने 100 लोगों से टैक्स खरीदना है, तो एक्चुअली में कितने लोग, हमारे देश में 100 लोग रहते हैं, टैक्स कितने लोगों पे कर रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण लेके चलते हैं टैक्स बेस का। पहली बात, टैक्स बेस को ब्रॉड होना चाहिए, जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उससे क्या फायदा होगा, उतना टैक्स मिलेगा, पेयर ज्यादा होंगे, उतना टैक्स मिलेगा सर। टैक्स का नंबर अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो टैक्स बेस बड़ा होना चाहिए। अब टैक्स बेस होता क्या है, जैसे हम सिंपल तरह से एक मैं उदाहरण दे के समझाने की कोशिश करूं कि भाई पेट्रोल पे हमने टैक्स लगा दिया, हमने कैलकुलेशन की कि पेट्रोल पर टैक्स लगाने से हमें ये आमदनी होगी। अब पेट्रोल का जो टैक्स बेस होगा वो कितना होगा, और यहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, कौन होगा जो टैक्स बेस कहलाएगा पेट्रोल टैक्स का। सर जो मिनिमम उसमें अमाउंट पे करना होगा उन लोग को। क्या आप पेट्रोल टैक्स बेस में शामिल होंगे? इनडायरेक्टली तो होंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं होंगे। वो केवल डायरेक्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, कौन लोग होंगे कौन नहीं होंगे। मान पेट्रोल लीजिए पंप हमारे पूरे देश में 100 लोग हैं, क्या 100 के 100 लोग पेट्रोल टैक्स दे रहे हैं? नहीं। कितने लोग दे रहे हैं? कौन से लोग दे रहे हैं? टैक्स उस इनकम के दायरे में आ रहे हो जो पेट्रोल टैक्स की बात करें तो भाई जो पेट्रोल भरवा रहा होगा, पेट्रोल हर कोई तो भरवाएगा नहीं। पेट्रोल भरवाने के लिए उसके पास या तो गाड़ी होनी चाहिए, या मोटरसाइकिल होनी चाहिए, या कोई और ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल हो। ठीक है, 100 के 100 लोग ऐसे नहीं हो सकते। मान लीजिए हमारे देश में 100 लोग या 1 बिलियन लोग हैं, तो 1 बिलियन के 1 बिलियन ऐसे नहीं हो सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके पास गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो टैक्स बेस से बाहर है। केवल वो लोग जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वही
पेट्रोल टैक्स पे करेंगे। तो कोई भी टैक्स जो होता है वो कोई भी टैक्स हर कोई पे नहीं कर रहा होता, वो वर्ग जो डिफाइन किया गया हो उसमें वही टैक्स पे कर रहा होता है, और यही कहलाता है टैक्स बेस। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो हमने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई जिसकी इनकम लेट से 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी उसे टैक्स पे करना है, यानी कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख से कम है उनको टैक्स नहीं पे करना है। तो टैक्स बेस केवल 5 लाख से ऊपर के लोगों पर सीमित है। हमारा ये मन रहता है कि जितना ज्यादा हमारा टैक्स बेस बड़ा होगा हमारा टैक्स रेवेन्यू उतना ज्यादा होगा। तो टैक्स रेट बढ़ाने के साथ साथ या ज्यादा भी जरूरी हो जाता है टैक्स बेस को बढ़ाना, रेट को ना बढ़ाकर टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। ठीक है, टैक्स रेट तो क्लियर सी चीज है कि कितने दर से हमें टैक्स देना है। टैक्स शेल्टर का कॉन्सेप्ट है कि भाई टैक्स को हम चाहते हैं टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स शेल्टर। यहाँ पे कुछ शब्द हम नोट कर लेते हैं, ये टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स शेल्टर। व्हाट इज टैक्स शेल्टर? हम किसी ऐसी तरकीब का इस्तेमाल करें जिससे हम कानूनन रूप से टैक्स ना पे करें। हम कानून के दायरे के भीतर हैं परंतु फिर भी टैक्स नहीं दे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर चैरिटी करके हो सकता है, या कुछ हेल्प लोगों के लिए हेल्प करके हो सकता है, या एनजीओ। चलो भारत में कानून जो इनकम टैक्स के दायरे से ही बात करते हैं, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमने एक कानून बना रखा है 5 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी होगी उसको टैक्स नहीं पे करना होगा। सर वो अपने इनकम को छुपाएगा सर, उसकी मेरा 5 लाख ही है। वो टैक्स शेल्टर नहीं कहलाएगा उसके तरीके से, वो स्ट्रिक्टली टैक्स टैक्स शेल्टर नहीं, वो एक्चुअली टैक्स इवेजन है। आप टैक्स नहीं दे रहे वो एक अलग चीज होती है, टैक्स को लीगली घटाना या उसे अवॉइड करना। अब इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम है, आपका घर है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, टैक्सेशन ऑफिसर हूँ, तो कई सारी आपको काम की सलाह तो गलत सलाह है पर ऐसी सलाह दे सकते। लेट्स से आपकी इनकम 20 लाख रुपए, आपके घर की कोई दुकान है और जिसकी आमदनी 20 लाख रुपया प्रति महीना 20 लाख रुपया प्रति साल की होती है, तो आप क्या करें? मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा 20 लाख पर या नहीं देंगे? सर देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं देते हैं। नहीं, वो नहीं देते हुए एक अलग बात है, उसके दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो नहीं दे रहे हैं और एक कोई क्या मतलब क्या लीगली कोई तरीका हो सकता है? इलीगली तो आपने बता दिया कि भाई वो नहीं डिक्लेयर करें, टैक्स इवेड करें, इसको कहते हैं टैक्स इवेजन, कि हम टैक्स की आपको सूचना नहीं दे रहे हैं, हमें देना है, हम इनकम भी ले रहे हैं परंतु आपको सूचित नहीं कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। ये कहलाता है टैक्स चोरी, टैक्स की चोरी करना। इसमें अगर कभी भी डिपार्टमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि आपके खाते में 20 लाख रुपए आए थे तो वो आपको कभी भी पकड़ सकता है, क्योंकि वो टैक्स चोरी है। पर मैं आपको टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स शेल्टर की बात कर रहा हूँ। अब मुझे कोई अगर उदाहरण बताए फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं, पर करना मत तो पेमेंट कैश में लेगा। नहीं, वो इवेजन हो गया, क्योंकि सेल तो हो रही है, दुकान है आपकी, दुकान पर सेल तो हो रही है, वो अवॉइडेंस नहीं है, वो इवेजन है, वो चोरी है वो। सर फ्लैट खरीदना नहीं, क्या इसका एक अच्छा तरीका मैं आपको चैरिटी नहीं, चैरिटी तो पब्लिकली एग्जेम्प्टेड है। आप एक काम करो, आपकी 20 लाख की आमदनी है, आपके घर में 4 सदस्य हैं, आप चारों को उसका दुकान का हिस्सेदार बना दो, ठीक है, जबकि वो आते नहीं है कभी दुकान में आपकी, कभी बैठते नहीं है, परंतु आप ये कह दो कि भाई 5 लाख इसको आमदनी हुई, 5 लाख ए को आमदनी हुई, 5 लाख बी को आमदनी हुई, 5 लाख सी को आमदनी हुई और 5 लाख डी को आमदनी हुई।
अब बताओ, 5 लाख हमारी लिमिट है। अगर 20 लाख रुपए पे वैसे टैक्स देते बहुत पड़ता टैक्स, पता कितना टैक्स पड़ता है? लेट्स से करीब 10 लाख 3 लाख, मगर 5-6 लाख रुपए नहीं, उससे भी ज्यादा। 3 लाख 10 लाख पे 3 लाख और 5 लाख पे 2.5 करीब 5 लाख रुपए टैक्स आपको देना पड़ता। तो आपको 20 लाख रुपए की आमदनी में केवल 15 ही लाख रुपए बचते। ये छोटी सी सलाह देकर मैंने आपके 5 लाख रुपए बचा दिए साल के। सिंपल काम करना है आपको। घर भी अलग होने चाहिए इन सब। हर सदस्य को बना दो, मेरे दादा को 5 लाख रुपए, दादा के नाम 5 लाख रुपए दिखाओ, दादी के नाम 5 लाख रुपए दिखाओ, पापा के नाम दिखाओ, मम्मी के नाम दिखाओ, बस हो गया। एडल्ट होने चाहिए, दिखा दो, हो गया आपकी इनकम। सबको दिखा दो, ये सब दुकान पर काम करते हैं। ये तो लीगली इलीगल हो गया। लीगली, हाँ, ये लीगली इलीगल ही होता है, यही होता है लीगली इलीगल। इसी को हम बोलते हैं टैक्स शेल्टर। ये लीगल नहीं है क्योंकि एक्चुअली में दुकान आप चला रहे हैं, ये इलीगल भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हाँ जी ये दुकान में काम करते हैं, तो ये ना लीगल है ना इलीगल है। इसको एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। बट सर एक ही दुकान के 5 सदस्य कैसे हो सकते हैं? क्या हो सकता है? सर एक ही फर्म के 5 सदस्य कैसे हो सकते हैं? प्रोप्राइटर 5 हो 50 सकते हैं? सदस्य कर सकते हो। एक कंपनी के आप 5 करोड़ लोग उसके हिस्सेदार बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 50 सदस्य है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, केवल लिमिटेड है, तो आप फिर करोड़ों में बनाओ, जितने बनाए। ये जो शेयर होल्डर होते हैं, आप क्या होते हैं भाई? हर शेयर होल्डर उस कंपनी का हिस्सेदार है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे ये एक उनमें से टैक्स हेवन भी है। टैक्स हेवन के जरिए से भी ये टैक्स शेल्टर का ही काम करते हैं, टैक्स हेवन। क्योंकि ऐसा नहीं है इनमें से, अब जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, मतलब स्ट्रिक्टली लीगली सेइंग ये कोई गैर कानूनी चीज भी नहीं है टैक्स हेवन में पैसा जमा करना। कि भाई उन्होंने, वो कहेंगे जी हमने सिंगापुर में कंपनी खोल ली, लेट्स से, या स्विट्जरलैंड में खाता खोल लिया। हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता हो कि आप स्विट्जरलैंड में खाता नहीं खोल सकते या टैक्स हेवन में खाता नहीं खोल सकते। कहते हैं ठीक है जी, हम वहां पर खोल रहे हैं, हम अब वहां पर हमारी नई कंपनी चलाइए। बिजनेस सारा इंडिया में हो रहा है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस केमन आइलैंड में। ये सब कंपनियां ऐसी काम करती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ये छोटे छोटे देश हैं, केमन आइलैंड, सिंगापुर, दुबई, वहाँ ऑफिस है। काम इंडिया में होता है, पर वहाँ जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वहाँ होता है। तो ये एक लीगल सिचुएशन हो जाती है जिसमें ये जो टैक्स की चोरी है, टैक्स की चोरी नहीं है बेसिकली, टैक्स अवॉइडेंस है, इलीगल है। बट ये जो भी है ये देश के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आमदनी हो रही है किसी को। वही आप ये देख रहे हो कि लोगों के पास हजारों करोड़ रुपया है, परंतु वो देश की जीडीपी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, टैक्स के देश के सिस्टम में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो वो देश के लिए नुकसानदायक है। तो ये इन टैक्स शेल्टर्स की हानि होती है। यही अंतर है टैक्स अवॉइडेंस में, टैक्स इवेजन में। टैक्स अवॉइडेंस जो है लीगल होता है, ये एक लीगल मेथोडोलॉजी है कि आप इस तरीके का कोई शॉर्टकमिंग कानून के अंदर ढूंढो कि किस तरीके से हम कानून के अंदर कोई पेच निकाल के उससे अपने लिए फायदा निकाल सके, तो वो कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। एक होता है टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन। जैसे कुछ लोगों ने, आपने चैरिटी बोला था कि चैरिटी कर दी जाए। चैरिटी जो है सरकार खुद कहती है, तो उसने, सरकार ने एग्जेम्प्ट किया है, खुद अलाउ किया है, ये कोई चोरी नहीं है। अगर आप चैरिटी में पैसा खर्चा करते हैं और उस पर टैक्स की रियायत लेते हैं, तो सोनू सूद चैरिटी में कर रहे थे, उनको तो इनकम टैक्स वाला गया ना चेक करने। वो उनकी कुछ चेक करने गया होगा, कुछ कमी देखेगा, हो सकता है उन्होंने कुछ गड़बड़ की हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। पर अगर सरकार ने खुद अपना कानून बनाया हुआ है कि हमारा ये कानून है, कहता है कि यहाँ पर आपको ये रियायत मिलेगी, वो उसमें मना नहीं कर सकते। वो उसमें एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे और होते हैं। आपने कहाँ से पैसा लिया? मान लीजिए आपने 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, वो किससे इकट्ठा किया, वो पैसा कहाँ से आया,
उसमें से कितना चैरिटी में खर्चा हुआ है, कितना नहीं खर्चा हुआ, ये भी होता है। बहुत बार चैरिटीज में लोग पैसा, आजकल बहुत कुछ चल रहा है फेसबुक पर और इन पर कि डोनेट करिए और ये करिए, बहुत सारा पैसा। प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है, मान लीजिए 50 करोड़ इकट्ठा किया, उसमें 5 करोड़ खर्चा कर दिया, 45 करोड़ साइफन ऑफ कर दिया, अपने प्राइवेट उसमें चला गया, ऐसा भी होता है। ठीक है, टैक्स इवेजन पूरी तरीके से पनिशेबल होता है, क्योंकि इसमें आप चोरी कर रहे हैं, पूरी तरह से चोरी कर रहे हैं। सर टैक्स शेल्टर और टैक्स अवॉइडेंस एक ही चीज है क्या टैक्स शेल्टर और अवॉइडेंस? टैक्स शेल्टर वो स्थान है और टैक्स अवॉइडेंस वो प्रक्रिया है। तो अच्छा प्रक्रिया और स्थान का फर्क है। जैसे हमने ये टैक्स 7 की बात की, ये बेसिकली टैक्स शेल्टर का काम कर रहे हैं एक तरीके से। और ये जो काम आप कार्रवाई कर रहे हो ना, कि यहाँ से कमाई हुई, वहां पैसे को ट्रांसफर कर दिया, वहां एक फर्जी कंपनी खोल दी, फर्जी कंपनी मतलब खोली कंपनी है पर वो कोई काम नहीं करती है, तो आपने वहां पे एक कंपनी खोली, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वहां बना दिया। अब पैसा जो भी इनकम होगी वो टैक्स वहां के देश के हिसाब, कानून के हिसाब से लागू होगा, जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये सब, इवन गूगल भी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करती हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा, ये भी हमने बात की थी, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? ऐसा टैक्स जो मतलब इनकम के बेसिस पे लगता हो, इसमें कुछ लोगों को छूट होती है। सर इनकम टैक्स। सर इनकम पे रखने वाला टैक्स, जो बड़ा हुआ टैक्स। यस सर, इनकम ऐसा टैक्स जो जैसे जैसे इनकम ब्रैकेट में हम आगे बढ़ते जाते हो, मतलब जिसकी ज्यादा आमदनी है उसको ज्यादा टैक्स, जिसकी कम आमदनी है उसको कम टैक्स, तो ये तरीके का टैक्स कहलाएगा रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स में शायद सब लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता है ना, इसमें मतलब बराबर टैक्स, सब पर प्रोपोर्शनल टैक्स। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी आमदनी कम है या ज्यादा है, फिक्स टैक्स रेट है। चाहे गरीब से गरीब आदमी है उसे भी 10% टैक्स देना है, अमीर से अमीर आदमी है उसे भी 10% देना है। दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स की भाई जिसकी इनकम ज्यादा है वो 30% देगा, जिसकी इनकम कम है वो 20, और जिसकी बहुत कम है वो 10, और जिसकी और ज्यादा कम है 5 लाख से वो 0। ये प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ऐसे ऐसे टैक्स रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम घट रही है टैक्स रेट घट रहा है। रिग्रेसिव टैक्स क्या हो सकता है? रिग्रेसिव टैक्स एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप उल्टा ही कर देते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है, और रादर इन इफेक्ट ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन लोग देते हैं भारत जो में? कम इनकम वाले हों, जिनकी इनकम कम हो। हाँ, अब जैसे हमने बात की बड़े बड़े लोगों की, जिनके भी नाम पंडोरा पेपर, पनामा पेपर, इन सब पेपरों में जो छपते हैं, ये लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा टैक्स में देते होंगे? ये लोग अपनी इनकम का 1 या 2% हिस्सा, पैसा भी शायद टैक्स में नहीं देते हैं, क्योंकि इनके हर चीज के लिए इनके पास तरकीब है, बहुत सारे लॉयर बैठे हुए हैं। एक मिडिल क्लास वर्कर जो एलीट, मतलब जो बहुत पैसे वाला तबका है, वो बहुत कम टैक्स देता है रिलेटिवली। मेरे पास कोई अध्ययन नहीं है अभी, कोई ऐसा वो नहीं है, पर ये बात एक फैक्ट है। अगर इस पर शोध किया जाए तो ये प्रूव भी हो जाएगी कि अधिकांशतः जो एलीट लोग होते हैं, जो हमारे तब उसमें ज्यादा आय वाले लोग होते हैं, बेसिकली हमने थ्योरेटिकली चाहे कितना भी सिस्टम बना रखा है, परंतु दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म टू पे लेस टैक्स। तो वो अपनी जितनी इनकम होती है उसका 1 या 2%, बेशक अमाउंट तो ज्यादा हो सकता है वो 50 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा हो, है ना, परंतु वो 50 करोड़ रुपया किस पर टैक्स दे रहा है? 5,000 करोड़ पर। उसकी आमदनी 5,000 करोड़ है, तो उस पर वो 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया आपको टैक्स दे देता है। या 500 करोड़ आमदनी है, 5 करोड़ टैक्स दे देता है। मे बी 5 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, बट प्रोपोर्शनली अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम देता है। मिडिल क्लास जो है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, वो रिलेटिवली सबसे ज्यादा हमारे उसमें
वो करता है। ये बजट में भी एक दो बार निर्मला सीतारमन ने भी जिक्र किया था। जो मिडिल क्लास या सैलरी क्लास जो होता है वो हमारे इनकम टैक्स में सबसे बड़ा हिस्सा वहाँ काम करता है, क्योंकि वो अपनी आय का 10% तक पैसा टैक्स में देता है। कई लोग जो सर जिनकी इसका इनकम एग्जाम ज्यादा है उससे भी ज्यादा होगा ये नंबर। गैस वगैरह नहीं, मैं केवल अभी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, केवल अभी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये 10% या उससे भी ज्यादा, 10 से 15% अपनी आमदनी का। इसकी आमदनी ज्यादा नहीं है, लेट से इसको साल के 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, 8 लाख रुपए मिल जाते हैं, परंतु वहीं से उसका कट भी जाता है, टीडीएस वहीं लग जाता है। जैसे ही उससे तनख्वाह मिलती है टीडीएस कट के मिलती है। तो 10 लाख रुपए की आमदनी हुई, ये 1 लाख रुपए दे रहा है। 1 लाख रुपए इस 5 करोड़ के मुकाबले में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, पर इसकी कुल आमदनी को अगर हम कंपेयर करें कि 10 लाख रुपया कमाता है और 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया टैक्स देता है, देन इट्स अ बिग अमाउंट। और फिर उसके बाद हमारा जो गरीब तबका है, गरीब तबके को तो ठीक है भाई, उसकी आमदनी नहीं है तो उसे कम टैक्स देना ही चाहिए, जो कि ठीक भी है। तो ये जो टैक्स है, ऐसा जो टैक्स जो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं घट रहा है, वो रिग्रेसिव टैक्स है। एड वलोरम टैक्स, जो वैल्यू हो उस पर ही टैक्स लागू किया जाए, है ना। हम दो तरीके से क्वांटिटी पर टैक्स लगा सकते हैं और वैल्यू पर टैक्स लगा सकते हैं। क्वांटिटी पर टैक्स लगाने का मतलब कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले के समय में वैल्यू की बजाय आइटम पर, जैसे आप मान लेते हैं 100 किलो सब्जी अपने भारत में लेके आना चाहते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि आप उस सब्जी को कितने में बेचोगे, तो मैं क्या करूंगा कि 100 किलो पर आपको एक दर से कि हर वेजिटेबल पर 10 रुपए प्रति केजी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप 10 रुपए की दर से दे सकते हैं। अब इस तरीके के टैक्स में जो क्वांटिटी बेस्ड टैक्स होता है उसमें दिक्कत ये होती है कि हर वस्तु की, अब वेजिटेबल पे आपने कह दिया, वेजिटेबल एक आलू भी है जो कि बहुत सस्ती सब्जी है, एक ब्रोकोली नाम की सब्जी भी होगी, शायद 200-300 रुपए किलो भी बिकती होगी, परंतु आप सब पर बराबर टैक्स ले रहे हैं। ये भी एक रिग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल हो गया। आप 10 रुपए का किलो आलू पर 10 रुपए ही टैक्स भी ले रहे हैं, तो 10 + 10 20 हो गया। ब्रोकोली जो 200 रुपए किलो सब्जी है उस पर भी आप 10 ही रुपए, तो उस पर इफेक्ट 210 रुपए। तो इससे क्या हो रहा है, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये किस तरीके के टैक्सेशन का, अगर हम प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव या रेग्रेसिव, ये Regressive. एग्जांपल है कि जैसे जैसे चीजें, अभी 200 ब्रोकोली कौन खाता है, ब्रोकोली खाता है ठीक, अच्छा, मतलब हम लोग तो खाते नहीं है, खाते नहीं है ना, Elite classes. वही खाएगा ब्रोकोली। अब हमें तो पता भी नहीं कि ये ब्रोकोली होती कैसी है, उससे बनता क्या है, तो उस पर हम टैक्स लगा रहे हैं कम, और जो गरीब तबका है, जो आलू खाने वाला तबका है, उस पर लगा रहे हैं हम टैक्स ज्यादा। ये एक रिग्रेसिव टैक्स है। तो ये होता है रिग्रेसिवनेस ऑफ टैक्स या प्रोग्रेसिवनेस ऑफ टैक्स। कायदा ये होना चाहिए था कि भाई जो ब्रोकोली खाने वाला है उस पर ज्यादा टैक्स लगे, 200 रुपए की सब्जी खरीद रहा है तो उस पर 40 रुपए लगे, आलू वाले पर कम टैक्स लगे या ना टैक्स लगे। तो जो वैल्यू वाला टैक्स होता है, ये एड वैलोरम टैक्स की अच्छी बात ये होती है कि ये कम से कम प्रोपोर्शनल टैक्स रहता है। 10 रुपए का आलू, 10% का टैक्स, कितना टैक्स बन गया, 1 रुपए किलो। ब्रोकोली 200 रुपए की, 10% टैक्स, कितना टैक्स बन गया, 20 रुपए टैक्स, 20 रुपए पर केजी। जितनी वैल्यू उतना टैक्स, जितनी कीमत उतना टैक्स, बहुत सिंपल। तो इसमें ये सब झंझट नहीं रहता कि आप यही सब हिसाब लगाते रहोगे कि ब्रोकोली को कितना टैक्स करना है, गोभी पे कितना टैक्स लगाना है, आलू पे कितना टैक्स लगाना है, मिर्ची पे कितना टैक्स लगाना है। हर एक की अपनी अपनी कीमत है, आप कहाँ तक उसमें उलझोगे। सबसे सिंपल तरीका है परसेंटेज, जितने में उसकी कीमत है उस कीमत पर टैक्स लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या टैक्स होती है, अभी तो खैर काफी चीजों पे खत्म हो गया। एक्साइज ड्यूटी अब हमारे देश से पूरी तरह से खत्म हो गई है, ट्रू फॉल्स? फॉल्स, False. फॉल्स। फॉल्स, क्यों? फॉल्स। अल्कोहल पे और उस पे लगता है ना। वेरी गुड, ठीक है।
बिल्कुल, अल्कोहल या पेट्रोल पर भी अभी एक्साइज ड्यूटी लागू है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी होती क्या है? एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, अगर कोई वस्तु बनाई जा रही है, जैसे ये सबसे पहले सॉल्ट टैक्स से शुरू हुआ था। सॉल्ट टैक्स जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया, अगर आप जो है नमक बनाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये एक्साइज टैक्स जो है, किसी भी वस्तु का अगर आप निर्माण कर रहे हो, बना रहे हो, वो उस एक्टिविटी को हम टैक्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। तो आप शराब बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप रिफाइनरी लगाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी ऐसी गतिविधि करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी, अगर कोई विदेश से कोई वस्तु आती है या जाती है, उस पर लगने वाला टैक्स, उस पर लगने वाली जो टैरिफ है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है, उसको टैरिफ भी कहते हैं। नेगेटिव इनकम टैक्स, जो हमारी सब्सिडीज होती हैं, हम लोगों को पेंशन देते हैं या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देते हैं, वो नेगेटिव इनकम टैक्स कहलाता है। ऑक्ट्रॉय अभी ये बंद हो गया, पहले कभी भी किसी क्षेत्र में जो सामान आता जाता था उस पर एक टैक्स लगता था जिसका नाम होता था ऑक्ट्रॉय। आप लोग शायद अगर गांव के जो चुंगी जिसको बोलते थे, चुंगी है ना, चुंगी ही होता है ऑक्ट्रॉय। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। टैक्स बॉयंसी, ये क्या होता है? टैक्स बॉयंसी, ये कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं हम। टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स स्टेबिलिटी। टैक्स बॉयंसी का मतलब है कि हमारे देश में जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, हमारा टैक्स रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ रहा है, क्या रिलेशन है हमारे टैक्स का और हमारे जीडीपी का, कि परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हुआ, चेंज इन जीडीपी, चेंज इन टैक्स, कितना टैक्स हुआ। मान लीजिए हमारी जीडीपी 10% की दर से बढ़ी, तो हमारी टैक्स को कितना दर से बढ़ना चाहिए? 10% का। 10%। जैसे जैसे जीडीपी बढ़े, कम से कम उस प्रोपोर्शन में घट भी सकती है। पर वैसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। नहीं, वैसे ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे जीडीपी बढ़नी चाहिए उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हम बात करें तो वहाँ की टैक्स बॉयंसी कहीं ज्यादा होती है। वहां पर जो टैक्स लगता है, वो जो टैक्स कलेक्टेड है वो बहुत ज्यादा है, 20, 25, 30, 40% तक भी है। 20 से 40% तक जीडीपी का वो टैक्स में लेते हैं। तो डेवलपमेंट में एक ये नेसेसरी चीज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आपको पैसा चाहिए, पेंशन देने के लिए लोगों को पैसा चाहिए, परंतु उसके बदले में फिर वो सरकार वहां उनको फैसिलिटी देती है। तो किस प्रोपोर्शन में टैक्स बॉयंसी का मतलब हुआ कि हमारी नेशनल ग्रोथ के साथ, इनकम ग्रोथ के साथ टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, वो कहलाता है टैक्स बॉयंसी। टैक्स इलास्टिसिटी, कि हमारे जो टैक्स रेट पर बढ़ने से, जब हम टैक्स का रेट दर बढ़ाते हैं घटाते हैं, उससे हमारे टैक्स रेवेन्यू पर कितना फर्क पड़ता है, वो कहलाता है टैक्स इलास्टिसिटी। हमने लाफर कर्व अगर ध्यान हो तो उसमें पढ़ा था इस चीज को, कितना टैक्स इलास्टिक है, कि हम दर बढ़ा रहे हैं, हमारे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। परंतु हमेशा नहीं बढ़ेगा। अगर हम 100% टैक्स लगा देंगे किसी वस्तु पर तो क्या होगा? इनकम कम, हमें टैक्स कितना रेवेन्यू कम रेवेन्यू होगा। मिलेगा? किसी आइटम पर हम 100% टैक्स कर देते हैं, रेट ऑफ टैक्स 100% कर दिया हमने, कितना हमें रेवेन्यू मिलेगा? जीरो। सर जीरो। थ्योरेटिकली जीरो। क्यों? क्योंकि जब आप 100% आप ही ले लोगे तो कोई आदमी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को कुछ मिल रहा ही नहीं है तो मैं एफर्ट ही क्यों करूंगा। तो शुरू में हो सकता है हमारा जो कर्व था वो ये बता रहा था कि शुरू में आपका ये बढ़ेगा, फिर एक प्लेटू पहुंच जाएगा और फिर घट जाएगा, एक स्टेज पे जीरो भी हो जाएगा। ये कहलाता है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स स्टेबिलिटी एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि टैक्स के अंदर में स्थिरता होनी चाहिए, टैक्स बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहनी चाहिए, ताकि लोग उस हिसाब से अपनी टैक्स के संबंध में जो भी अपनी समझ है वो आगे बढ़ा सके। पिगोवियन टैक्स, ये पिगोवियन एक तरीके का टैक्स। हाँ जी,
आपका कोई सवाल हो तो पूछना भाई, सर एक जल्दी खत्म करने दो। सर क्वेश्चन है सर। सर करंट अफेयर्स में आया था सर, सेंटर्स FY22 मतलब फिजिकल डेफिशिएंट में बी बेटर एट 6.6% ऑन स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टैक्स बायोंसी। सर ये आया था सर, इसे अभी मैं सवाल को समझाने की, आप समझा नहीं पा रहे हो। हेलो सर, बहुत शोर आ रहा है आपके यहाँ, कहीं बाजार में हो? इलेक्शन वाला। अच्छा, तो मेरी काम करो, आप अपना सवाल भेज दो, कल की क्लास में हम शेयर कर लेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, 9 ही हेलो बज गए हैं, तो मैं आज की क्लास में ये चैप्टर सर, खत्म कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें सर। आप मुझे भेज सर देना, थोड़ा सा प्रॉब्लम सर। व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। कल हम करेंगे आपके सवाल को चर्चा, आज ही चैप्टर खत्म कर डालते हैं। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? पिगोवियन टैक्स ऐसा टैक्स है जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पर लगता है। कोई भी हम नेगेटिव चीज, मतलब टैक्स का हमेशा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता सरकार के लिए। कभी कभी टैक्स का एक उद्देश्य ये भी होता है कि उस चीज का इस्तेमाल कम हो, उसको घटाया जाए। उसकी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। जैसे सिगरेट है, सिगरेट पे हम बहुत सारे टैक्स लगाते हैं, शराब पे बहुत सारा टैक्स लगाते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ठीक है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे को रेवेन्यू आए, पर ये रेवेन्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग इनका सेवन कम करें। पॉल्यूशन है, हम कारों के इस्तेमाल पर एक टैक्स लगा देते हैं, इससे क्या फायदा होगा? हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें टैक्स कमाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। हमारा उद्देश्य ये है, कई देशों में ये टैक्स लागू भी है, कि किस प्रकार से हम अपने आसपास का पर्यावरण को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे टैक्सेस कहलाते हैं पिगोवियन टैक्स, जो किसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पर टैक्स लागू होता हो। ये टोबिन टैक्स है। टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स एक प्रकार का सुझाव था जेम्स टोबिन के द्वारा, जिनका ये कहना था कि हमारी जितनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है उनको टैक्स कर देना चाहिए। हमारे जो भी विदेश मुद्राओं का लेन देन हो रहा है, जब हमारा कैपिटल अंदर आ रहा है, कैपिटल जा रहा है, अगर हम उस पर टैक्स लगा देंगे तो उससे हमें फायदा होगा। कैसा फायदा होगा? कि हम जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आए तब टैक्स मत लगाओ या कम लगाओ, जब वो हमारे देश से बाहर जाए तब उस पर टैक्स लगा दो। तो इससे फायदा क्या होगा? हमारे यहाँ देश में पैसा आएगा तो सही, जाते समय उसे लगेगा अरे यार इतना तो टैक्स ही लग जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर FDI एक इन्वेस्टमेंट किया, अब आपको किसी भी कारण से लग रहा है कि नहीं मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से ले जाता हूँ, परंतु अगर उस पर 20% टैक्स देना है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपकी 20% आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तो 80 रुपए रह जाएगी। हो सकता है आप उससे डिस्करेज हो जाओ कि छोड़ो यार रहने दो। तो ये एक टोबिन टैक्स लगाने का एक प्रस्ताव था, पर इसके अपने शॉर्टकमिंग्स भी है। एक ये है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, दिख क्यों नहीं रहा? ओके, मैट ये टैक्स है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। जीरो टैक्स कंपनी, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कंपनियां, कई बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, परंतु हमारे देश में ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं, आप लोग नाम उनके जानते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, जो जीरो टैक्स कंपनी कहलाती हैं। जीरो टैक्स कंपनी का मतलब ये वो कंपनियां हैं जो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देती हैं। तो कैसे नहीं देती होंगी भाई? इतने सालों से चल रही हैं, 20-20 साल, 50-50 साल से कंपनियां चल रही हैं, वो जीरो टैक्स कैसे देती हैं? वही जैसे शेयर गवर्नमेंट हिस्सेदारी कर को देते होंगी। बचाया जा रहा होगा सर, नहीं, गवर्नमेंट शुल्क बचाया जा रहा होगा। जा रहा है एक तरीका, कंपनी में बहुत आसान तरीका होता है प्रॉफिट ना दी, क्योंकि कंपनी को इनकम पर टैक्स नहीं लगता। सर इसका एग्जांपल है सर, अदानी ग्रुप है। मैं एग्जांपल्स में नहीं जा रहा, मैं बड़े बड़े एग्जांपल दे सकता हूँ, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी का मामला भी है। तो
क्या है कि कंपनी पे जो टैक्स लगता है वो उसके प्रॉफिट पर लगता है। आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लगेगा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट की बेसिक समझ है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यही होता है ना भाई। आपकी दुकान में कितने का आपने सामान बेचा और कितने का आपने खर्चा किया, खरीदा, उसको माइनस कर दो, वो बच जाए। जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना कि हमने 10 रुपए की चीज खरीदी, 15 रुपए की बेची, हमें कितना प्रॉफिट हुआ? सिंपल गणित, 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। हमारी कंपनियां बदमाश है, वो कहती है कि नहीं थी, हमने 16 रुपया खर्चा किया, हमें 15 रुपया मिला, हमें तो -1 रुपए का घाटा और हो गया। अब इसका क्या कर सकते हो? वो अपना खर्चा दिखा देते हैं, बहुत सारा खर्चा दिखा देते हैं, यहाँ खर्चा कर दिया, वहां खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें नहीं फायदा हुआ। जो कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सालों से चल रही है, मैं अभी भी देखता हूँ कि वो कोई टैक्स नहीं पे करती। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे। तो ऐसी कंपनियां कहलाती हैं जीरो टैक्स कंपनी। सर जीरो टैक्स तो माने मिनिमम तो हो सकता है, जीरो टैक्स पे 10 सालों तक तो चल नहीं सकती कोई कंपनी, तो कह रहे हैं कि चल कैसे रही? हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, आपको क्या परेशानी है? चल नहीं सकती। अगर मैं कहूँ कि नहीं, हम तो हमारे तो ऐसे लॉस में बिजनेस चल रहा है, क्या करें? आपको क्या परेशानी? अच्छा, तो कोई आर्गुमेंट है? बताओ भाई। ठीक है, वो कहता कि नहीं जी मेरा खर्चा होता है, मैं देखो देखो खर्चा वो दिखा रहा है अपना भाई। वो कह रहा है मैंने इतने का सामान खरीदा, इस एम्प्लॉय को मैंने इतना दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये कर दिया, ये यहाँ घूमने चला गया, इसको वहां भेज दिया, हो गया खर्चा। मैं क्या करूँ? है खर्चा, क्या करूँगा? ठीक है, कंपनी की सर नेटवर्थ बढ़ रही है। गवर्नमेंट उनको बचा रहा है सर। हमने बचाना नहीं, ठीक है, वो भी एक बिजनेस मॉडल है। तो हमने उसको लिए, उस सब में नहीं जाते टेक्निकलिटी में। तो ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था मैट 1996 में, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो अगर कोई कंपनी ये कहती है कि नहीं जी हमारा तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट होता है नहीं होता हमें उसमें नहीं जानना है, ना हम उसके चक्कर में फंसना चाहते। हम बस ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपको आपके सेल के अनुसार, जितनी भी सेल हो रही है उसके अनुसार आपको इतना मिनिमम टैक्स देना ही होगा। ठीक है, आप कैसे अपना बिजनेस करते हो हमें नहीं जानना है, उसमें कैसे आपको मिनिमम, अगर या तो आपका प्रॉफिट हो रहा है आप प्रॉफिट पर अपना टैक्स दीजिए, अगर आप प्रॉफिट पर टैक्स नहीं दे रहे तो आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, लेट से टोटल हमारे को 10% का टैक्स देना पड़ता, 10% टैक्स है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है आपको 10 नहीं तो आपको 5% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के तौर पे जमा करना पड़ेगा। आप चूज कर लो कि किस में आपको फायदा है, पर आपको कम से कम इतना टैक्स देना पड़ेगा, और ये कहलाता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का सिस्टम। प्रिजम्पटिव टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स जैसे हमारा जो टीडीएस होता है, जिसमें हम एक एडवांस असेसमेंट कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन का सिस्टम है, हमारा जो असेसमेंट ईयर का सिस्टम है वो आगे चलता है। एवाई जो है, अभी जो एवाई चल रहा होगा वो 2022-23 चलेगा, हम एक साल आगे चलते हैं असेसमेंट के मामले में। तो हम जैसे आपसे अभी आपका कोई अगर नौकरी कर रहा होगा तो उसका टैक्स कट जाएगा आने वाले साल के लिए। ठीक, वो कैसे कटता है? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि इस पूरे साल में हेलो आपको सर। इतनी आमदनी होगी, अभी रुक जाओ, ठीक है, इस साल में इतनी आमदनी होगी, इस आमदनी पर इतना टैक्स लगेगा, और ये कहलाता है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्स। ठीक, लाफर कर्व हमने पढ़ लिया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक, ये इन्वर्टेड प्रिजम्पटिव टैक्स तो गवर्नमेंट सैलरी वालों को ही लगता होगा ना? किसी पर भी लग सकता है, जो भी जिसको भी इनकम हो रही है, जिसको भी इनकम हो रही है। अगर आपकी कंपनी को प्रिजम्पटिव प्रॉफिट है तो भी लगेगा। आप एज ए प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉई है तो भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। आप इसको एडवांस टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कंपनीज के सेंस में इसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स,
जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड कर देती है और उसको बोलते हैं डिविडेंड, और उस डिविडेंड पर भी एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स एक होता है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी, हेलो सर, अभी रुक जाओ प्लीज, हाँ मेरे को खत्म करने दो, ये मेरे पास 1 या 2 मिनट बचे हुए हैं। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स होता है कि हमारा कोई भी हम असेट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो हमें जो उस असेट को, आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की खरीदी, 20 लाख की बेच दी, तो 20 लाख में 10 लाख रुपए का आपको एक तरह से प्रॉफिट हो गया, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स दे होता है, आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म 3 साल से ज्यादा लंबे समय तक आपके पास वो संपत्ति रहती है तो वो लॉन्ग टर्म में आती है, अन्यथा वो शॉर्ट टर्म में आती है। वेल्थ टैक्स हमने इससे पहले डिस्कस किया है, ये हम कर चुके हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हम अगर कोई सिक्योरिटीज खरीदते हैं, शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं तो उस पर लागू होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग, बचा हुआ, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो वैसे तो। ट्रांसफर प्राइसिंग और DTAA का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं बस, इसके बाद हम आगे आज की क्लास खत्म करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग होता है कि हमारी कंपनियां कई बार अपनी मदर कंपनी, एक पेरेंट कंपनी है, एक उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, बहुत बार अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देती है दूसरे देश में, चीज को महंगी खरीद के। मान लीजिए एक चीज की वस्तु की कीमत है 100 रुपए, ये सब्सिडरी कंपनी, परंतु ये सब्सिडरी कंपनी अपने खर्चे को, एक्सपेंडिचर को, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए इसी चीज के 150 रुपए का खरीदती है अपनी पेरेंट कंपनी के साथ, जिससे कि इस सब्सिडरी कंपनी को कोई प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये महंगा खरीद लेती है अपनी पेरेंट कंपनी से, 150 रुपए का खरीद लेती है, 50 रुपए ज्यादा कीमत देके, और 50 रुपए इस पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। ये मैकेनिज्म कहलाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। एक डबल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट होता है कि हमें डबल टैक्सेशन से बचना चाहिए, परंतु उसके भी अपने फ्लिप साइड्स हैं। DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। डबल टैक्सेशन का मतलब ये है कि यदि आप कोई व्यापार करते हैं, आप किसी तरीके के उसमें, मान लीजिए आप दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रहे हैं, आपने सिंगापुर में एक अपना बिजनेस खोल लिया है, इंडिया के आप सिटीजन हैं, आपको 100 रुपए का या $100 का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस आपका सिंगापुर में है, सिटीजन आप इंडिया के हैं, आपको टैक्स कहाँ देना पड़ेगा? दोनों जगह। हाँ, मतलब अगर नॉर्मल देखा जाए तो दोनों जगह, परंतु ये दोनों जगह टैक्स दिया जाना गलत है। तो ऐसे ना दिए जाने के लिए हमने कुछ देशों के साथ ऐसी स्पेशल ट्रीटीज की हुई है कि हमें डबल टैक्सेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इंडिया में हम कहेंगे कि आपको इतनी इनकम हुई, इनकम टैक्स दे दो, वहां सिंगापुर कहेगा कि भाई आपका इतना बिजनेस हुआ, इस पर बिजनेस पे टैक्स दे दो, तो उसको हमने डबल मारा, वो नहीं मारना है। दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। इस डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए हमने कुछ विशेष ट्रीटीज की हुई है, ठीक है। चलो आज के लिए हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आपका जो सवाल होगा आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं कल क्लास में कोशिश करूंगा उनको एड्रेस करने की। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Have a good day. Thanks, sir. Thank you, sir.